Hi guys, good morning. Hi, good morning, Anjali. All right, so yeah, I think students आ गए हैं, धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे. So कल हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे रीड करना है. ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर जहां पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कैसे बात करेंगे, एक्टिव मेटल क्या होगा, नॉन एक्टिव मेटल क्या होंगे, राइट. तो उसमें भी हमने यही देखा था कि इन सबको एसआरबी के साथ में रिलेट करा था. ठीक है. जिनका एसआरपी कम था देवर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका एसआरपी ज्यादा था देवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. जिसका एसआरपी कम है वो ज्यादा एक्टिव मेटल है, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल है. एंड मोर एक्टिव लेस एक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाता है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया था. दिस वाज आवर प्राइमरी डिस्कशन इन द लास्ट क्लास. ठीक है. देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल के बारे में बताया था एंड बोला था कि अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम सेल के थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके रिएक्शन के बारे में और नॉलेज गेन कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे इसके एप्लीकेशन. ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था दैट केमिकल एनर्जी from a cell it gets converted into electrical work. So what is that conversion? So that comes as the delta G value of the reaction. Gibbs free energy का जो change होता है that is what is used to do the electrical work. ठीक है. इसमें हर टर्म को समझना बहुत जरूरी था. n जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो कैंसिल आउट हो जाते हैं while writing the full cell reaction.
F is the charge of 1 mole of electron. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 Faraday. It is roughly 96500 coulombs. And E was the cell potential. कितना पोटेंशियल सेल से जनरेट होता है. स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हम जाएंगे तो हम इस चीज को डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ अब इन चीजों के ऊपर बेस्ड हम लोग आज और डिस्कशन करेंगे. सो लेट मी पुट द हेडिंग. द सेम हेडिंग, thermodynamics of cell continued. So इसमें अब आप ऑब्जर्व करना हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट. ठीक है. तो अब हम इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन. सो अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का कुछ रिजल्ट्स याद है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है. फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के. ये याद है? ये फॉर्मूला देखा था कि नहीं देखा था? यस सर. आज कम ही बच्चे हैं. आज सिर्फ 5 ही बच्चों ने ज्वाइन किया है. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं आज? पता नहीं था क्या आज के लेक्चर का? नो आइडिया सर. नो आइडिया. हाँ, नो आइडिया तो ठीक है तुम्हारा. मैं एक बार तुम्हारा एक ग्रुप पे डाल दो ना मैसेज. मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ. द क्लास हैज स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन. अभी आपके जो अपने रेगुलर आते हैं स्टूडेंट्स उनको भी एक बार आप मैसेज डाल दो. अगर आपके पास नंबर है तो क्या कॉल वॉल कर दो ना, मिस कॉल मार दो उनको. सो रहे होंगे तो जग जाएंगे. हाँ. ठीक है. 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं. जब तक मैं आपको क्या करता हूँ, बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ. रुको, चलो मैं इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको जो हमने कल पढ़ा था उसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ. ये सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो. सेकंड वाला. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा. हाँ, सही जवाब राहुल. तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा, तो पीबी खुद ऑक्सीडाइज होके Pb2+ में जाएगा ना. तो जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा. राइट. गुड. अच्छा,
चलो 14th वाला बता दो कि ये रिएक्शन कौन से सेल को बिलोंग करता है। राइट, सही लग रहा है अंजलि आपका आंसर। इसमें क्या हो रहा है रिएक्शन में, Ag+1 से 0 जा रहा है, तो Ag का तो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वो राइट हैंड साइड पे रहना चाहिए, और हाइड्रोजन 0 से +1 जाना है, यानी कि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन का गैस आयन इलेक्ट्रोड है और सिल्वर का मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, तो वो चीज सी ऑप्शन ही बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सी और डी में डी क्यू रिजेक्ट हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मैटर करता है कैसे जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, Ag+1 से Ag में जा रहा है, Ag0 में जा रहा है, तो सी ऑप्शन बेस्ट सूटेबल आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ में आया सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है। Yes. ठीक है, अच्छा एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये पहला और दूसरा बता दो चलो, फर्स्ट और सेकंड। सही जवाब है आपका अंजलि, पहले वाले का। बाकी लोग भी दो।
नहीं अंजलि, गड़बड़ हो गया। पहले वाले का बी तो हाँ सबने सही सही आइडेंटिफाई कर लिया, पहले वाले का बी राइट, ये आसान भी था। दूसरा वाला, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वर्ड्स कंफ्यूज कर रहे हैं। डैनियल सेल में देखो क्या होगा, वो डैनियल सेल वही है जो हम लोग क्लास में एग्जांपल की तरह यूज करते आए हैं काफी ज्यादा। जिंक, जिंक आयंस एंड कॉपर, कॉपर आयंस। तो जिंक क्या होता था, उसमें एनोड होता था एंड कॉपर कैथोड होता था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड जिंक एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। ठीक है, जिंक टू कॉपर जाने चाहिए थे। अच्छा, करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का कैथोड उल्टा होता है, राइट। तो अब अगेन करंट जो है वो कैथोड से एनोड आना चाहिए था, ना कि कॉपर से जिंक। तो बी ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। अच्छा, फिर ये यहाँ पर कटायंस के मूव करने की बात कर रहा है, तो कटायंस क्या होते थे, सॉल्ट ब्रिज के आयंस होते थे, उसमें कटायन अनायन की बात हो रही है। तो उसमें हमने क्या सीखा था, कटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं और अनायंस एनोड की तरफ जाते हैं। तो इससे क्या सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वापस से, मतलब इसमें देखो कोई इलाज ही नहीं है अनटिल अनलेस आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस चीज को आप समझा नहीं चुके हो बहुत बार, तब तक इसमें मतलब कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ ना, तो मैं खुद इतनी बार कर चुका हूँ कि हाँ मतलब रिवीजन होते हैं तो ही समझ में आता है। बट अभी कैसा है, मान लो आप आज से 1 साल बाद दोबारा ये चैप्टर पढ़ाना होगा ना, तो एकदम फटाफट स्ट्राइक नहीं करेगा मुझे, हो सकता है मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना पड़े, क्योंकि मान लो 1 साल मैंने देखा ही नहीं है, तो कुछ कुछ ऐसे कंफ्यूज आते हैं, वायर मिक्स हो जाते हैं, एनोड कैथोड, तो फिर मुझे क्या होता है एकदम शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है सोचना कि अच्छा एनोड पे क्या होता था। हाँ तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर पॉजिटिव आयन ज्यादा आएंगे, पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या अनायंस सॉल्ट ब्रिज देगा, तो हाँ अनायन आ रहे हैं एनोड पर, वैसे ही कैटायन जाएंगे कैथोड पे। तो इस तरीके से फिर मुझे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है, इतने रिवीजन क्वेश्चंस आज के लिए काफी हैं। अब हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। जो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड लेट, तो हमने आज का डिस्कशन जस्ट स्टार्ट ही किया था, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उसके एप्लीकेशंस हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपको किसी सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपने पुराना अपना केमिस्ट्री का नॉलेज यूज करोगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, डेल्टा जी नॉट हम माइनस आर टी लॉन के लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट माइनस आर टी लॉन के इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो अगर आपको किसी रिएक्शन का ई नॉट पता है, तो आप उसका के भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कई बार सारे क्वेश्चंस में, काफी क्वेश्चंस में ऐसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्वेश्चन कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, आर टी और एफ की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, तो ये वैल्यू बन जाती है 0.059 अपॉन एन, और लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लॉग के। ठीक है, सो कई बार फास्टर कैलकुलेशंस में ये फॉर्मूला भी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करा, आर का, एफ का, टी का, इन सब का वैल्यू डाल दिया और लॉन को भी लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन क्वेश्चन मिले तो उसका आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और एप्लीकेशन देखना। ठीक है, एप्लीकेशन ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटरमाइन E नॉट ऑफ unknown electrode using known electrode, using known electrode। तो मतलब एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास में SRP है Fe2+ से Fe जाने का। ठीक है, ये है मान लो -0.44 वोल्ट। ठीक है, एंड मेरे पास SRP है Fe3+ से Fe जाने का। ठीक है, ये वैल्यू भी मेरे पास में है। ये है मान लो -0.036 वोल्ट। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि E नॉट निकालना है Fe3+ से Fe2+ जाने का, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा? ठीक है, अब इसमें देखना, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो पहला केस है उसका रिएक्शन क्या होगा? Fe2+ aqueous plus 2 electron is giving Fe solid। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं E01। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना। ठीक है, चलो मैं एक बार पहले गलत तरीका बता देता हूँ, फिर सही तरीका बताऊंगा। फिर जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा रिलेशनशिप क्या रहेगा? Fe3+ aqueous plus 3 electron gives Fe solid। ये E02 है। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा? Fe3+ aqueous plus electron is giving Fe2+ aqueous। इसको E03 बोल देता है। तो क्या गड़बड़ मत करना, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मत लिखना। ठीक है, कि आपने पहला और दूसरा को ऐड कर दिया, E01 प्लस E03 इज इक्वल टू E02। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा होगा ना कि मैं पहले और तीसरे रिएक्शन को ऐड करूंगा तो दूसरा रिएक्शन बन जाएगा, है ना। आप इनफैक्ट इसमें क्या कर सकते हो, इसका जो डेल्टा G01 होगा, डेल्टा G02 एंड डेल्टा G03, उनको आप जरूर ऐसे लिख सकते हो। डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G02। ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोटिस करना। हम लोग ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके साथ में कर पाते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ में। ठीक है, तो E0 इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
के बारे में पढ़ा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे ऐड नहीं होती हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लो एक रूम है जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन है। अब मैं रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, बीच में एक वॉल बना दूं, तो ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि दोनों जगह का टेम्परेचर T/2 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर सिस्टम के साइज या मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा था। तो वैसे ही जो E0 सेल है, ठीक है, वो इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि आप छोटा सेल बनाओगे कि बड़ा सेल बनाओगे। जो E0 की वैल्यू है वो जो उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो है कि मान लो यहाँ पर प्योर जिंक रखा है, ठीक है, या और फिर जिंक 2+ आयन रखा हुआ है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर, कॉपर रखा है एंड कॉपर 2+ आयन रखा है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है, और इनको आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलो कि और इसका E0 निकाल लिया आपने, E0 आया था 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं, ऐसा करते हैं कि हम बड़े बड़े बर्तन लेते हैं, बड़े बड़े कंटेनर लेते हैं, ठीक है, जिसमें वापस से कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी, ठीक है, बट वॉल्यूम ज्यादा होगा, मोल ज्यादा होंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर तभी भी 1.1 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये E0 जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वहीं पर ये जो डेल्टा जी, डेल्टा एच, ये सब क्या होते हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। डेल्टा G0 इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कैसा होता है, मतलब अगर आपको ऐसे याद हो, मान लो मीथेन का कंबशन करेंगे तो उससे CO2 और H2O निकलेगा, ठीक है, और बैलेंसिंग करके कर देंगे। तो इसमें अपन लोग ऐसे निकालते हैं ना, डेल्टा एच इज -100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो मान लो इसके 1 मोल की जगह अगर 2 मोल का कंबशन करेंगे तो फिर हीट कितनी रिलीज होगी, 200 किलो जूल की हीट रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या चीज है, ये डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, जितना अमाउंट है उसके ऊपर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। याद आया एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता था? Yes. तो अब मान लो कि अगर मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसा दिख रहा है मुझे कि अगर मैं 1 और 3 को ऐड कर दूंगा तो उससे 2 बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये दिख रहा है रिएक्शंस के बीच में। तो ये जो अब आपको ऑपरेशन लगाना है, ये आप E0 पे मत लगाओ, ये आप डेल्टा G0 पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे रहेगी। अब डेल्टा G0 जो होगा, ठीक है, उसके लिए ऑब्जर्व करना, वो कैसा लिखने में आएगा, -N1 FE01 -N3 FE03 इज इक्वल टू -N2 FE02, ठीक है। अब यहां पर नोट करना, फॉर हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन, ठीक है। हाफ सेल, फुल सेल में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने पड़ते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए वो आपका N का वैल्यू रहेगा, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन के अंदर अब जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो उसका N का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर नोटिस करना, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये जो पहला वाला N है वो मैं कितना लिखूंगा, 2, है ना, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सो -2FE01। देन तीसरे वाले रिएक्शन में N का वैल्यू कितना रहेगा, 1, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एंड दूसरे वाले रिएक्शन में N का वैल्यू रहेगा 3, सो -3 इंटू FE03, ठीक है। बस अब आप वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, ये F तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2E01 प्लस E03 इज इक्वल टू ये E02, है ना। तो अब आप निकाल लो, ये है माइनस, जो E01 है वो -0.44 है, सो 2 इंटू -0.44, ठीक है। E03 ये तो आपको निकालना है, और E02 कितना दिया हुआ है, -0.036, सो 3 इंटू -0.036, यही है ना, हाँ। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये E03 का वैल्यू आ जाएगा +0.77 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं ताकि आप सबको दिखे क्लियरली क्या करा गया है। समझ में आया कैसे करना है इसको? yes sir. ठीक है, अच्छा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करा देते हैं बुकलेट से, ठीक है। इसी के ऊपर रखेंगे। सो देखो, 7th वाला आंसर करो, चलो 7th वाला कैसा रहेगा। कैसा रहेगा 7th वाला? सिंपल है ना ये तो। ई नॉट अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, है ना। एंड ई नॉट अगर नेगेटिव है तो लॉन क्यों नेगेटिव है? अब कोई भी लॉन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब उसके अंदर का टर्म <<1 होता है ना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन आंसर बैठ जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये यही चीज यूज करी ना, ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला यूज करें। अगर ई नॉट नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। ठीक है। एक मिनट, मैं इसके ऊपर देखता हूँ कोई क्वेश्चन होगा तो। ये तो खैर डायरेक्टली फॉर्मूला से ही रिलेट करता हुआ आ गया।
ये वाला करो, 8th वाला। अच्छा चलो, आपको ये पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अभी नहीं पता है, रुक जाओ, चलो ये फ्यूल सेल वाला पार्ट मैं बता दूंगा। रुको रुको रुको, ये करो चलो, 47 वाला, 47 वाला बताओ मुझे। ये ऐसा एक जिंक सिल्वर ऑक्साइड का सेल आपके रिस्ट वॉच में यूज हो रहा है। उसके अंदर ये दो रिएक्शंस होते हैं। ध्यान से देखना कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत केयरलेस मिस्टेक होने का चांस होता है, तो मैं आपको पहले से एडवाइस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। SRP, SOP, ये सब चीजें ध्यान से देख के आंसर करके बताना मुझे। आया किसी का आंसर? बिल्ली। डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। देख लो, यहाँ पर अब आप देखना, ये SOP दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको SOP दिया हुआ है और ये आपको SRP दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका SRP अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा -0.76 वोल्ट, ठीक है, -0.76 वोल्ट। और इसका SRP कितना है? +0.334 वोल्ट। तो इन दोनों में से अब कौन सा एनोड कौन सा कैथोड की तरह एक्ट करेगा, तो वो आपको पता पड़ जाएगा। ये एनोड की तरह एक्ट करेगा और ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी तो आदत हमेशा बन गई है अब SRP में देखने की,
तो इसके लिए मेरे को एसओपी वगैरह पसंद ही नहीं है, मैं उसको पहले एसआरपी में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा ई नॉट सेल जो है वो आएगा एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। ठीक है, तो एस आर पी कैथोड कितना है मेरा प्लस 0.344 वोल्ट एंड एस आर पी एनोड है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, सो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे कितना दिख रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है 1.14 वोल्ट। ये मेरा ई नॉट सेल हो गया। ठीक है, अच्छा, देन ऑल्सो एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जब मैं एनोड कैथोड को ऐड करूंगा तो कितना एन का वैल्यू बन जाएगा, 2, दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे ना, सो नाउ आई कैन राइट डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, सो माइनस 2 इंटू रफली 96500 इंटू 1.14 जूल पर मोल, ऐसा आएगा। तो इसको अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये किससे क्लोज रहेगा जूल्स में, 2 इंटू 96500 इंटू 1.14, तो ये आपका बी ऑप्शन के सबसे क्लोज रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये? इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट, सो इस वाले क्वेश्चन को अप्लाई कर, इस वाले एप्लीकेशन के लिए भी एक आध क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, देखो चलो मैं ढूंढ के बताता हूँ। यहाँ पर होगा, मैं कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो होगा ही सही। जैसे चलो ये 27th क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हम्म आपको दो ई नॉट दिए हुए हैं और उससे वो तीसरा ई नॉट निकालना है। ठीक है, सिमिलर टू जैसा अभी ने थोड़ी देर पहले ऊपर करा था।
आया इसमें समझ में? कैसे करेंगे? आप रिएक्शन लिखो ना। देखो, जो ये वाला रिएक्शन था ए नॉट Cu2 प्लस से Cu वाला, जिसका डेटा दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, इसका रिएक्शन क्या होगा? Cu2 प्लस aqueous plus 2 electron is going to give you Cu solid. ठीक है, इसको अपन पहला रिएक्शन बोल देते हैं। इसका डेल्टा G01 क्या होगा? -2 FE01। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा डेटा पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है A0 Cu2 प्लस से Cu प्लस, ये दिया हुआ है 0.15 वोल्ट। ठीक है, तो इसका रिएक्शन होगा Cu2 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Cu प्लस एक्वस। ठीक है, इसके हम डेल्टा G02 को बोल देंगे डेल्टा G02 इक्वल टू -1 इंटू एफ इंटू E02। 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये रिएक्शन। ठीक है, इसको थर्ड बोल देते हैं हम लोग। इस थर्ड रिएक्शन का E0 हमको चाहिए और ये है 2Cu plus aqueous is giving Cu2 plus aqueous plus Cu solid। ठीक है, इसको डेल्टा G03 बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका डेल्टा G03 विल बी इक्वल टू -2FE03। ठीक है, नहीं 2 होगा कि 1 होगा? इसमें n का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? ये फुल सेल रिएक्शन है तो इसमें n का वैल्यू बताओ जरा कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकलेगा ये? यहाँ पर आप देखोगे ना कि कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है जब इसके हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करा होगा। इसके हाफ सेल रिएक्शंस क्या होंगे? Cu प्लस से Cu2 प्लस जाना है प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cu प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Cu सॉलिड में जाना है। इनको ऐड करके ये बन रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है ये। तो इसको जब ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन इज cancelled when this full reaction is made from its half reactions। ठीक है, ये इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, when one electron is cancelled when this full reaction is made from its half reactions। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो कि हम लोग इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बैठा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन रुको वन
इन दोनों को ऐड कर दें 2 और 3 को, ये एकदम सिंपल तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लग रहा है देखने में। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, मुझे थर्ड रिएक्शन बनाना है। फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या फिर इस तरीके से देख लो कि थर्ड रिएक्शन प्लस 2 टाइम्स सेकेंड रिएक्शन विल बी द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है, उसमें 2 टाइम्स फर्स्ट रिएक्शन को मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन बन जाएगा। ये अब कैसे स्ट्राइक होता है, ये तो मतलब अब मैथ्स है, ये तो इन इक्वेशन को देख के ही आपको स्ट्राइक होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा जी नॉट 3 प्लस 2 डेल्टा जी नॉट 2 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1, ठीक है। और ये डेल्टा जी नॉट को अब मैं यहाँ से उठा सकता हूँ कि ये हो जाएगा -2 इंटू एफ, और नॉट -2, एक्चुअली यहाँ पे 1 ही है, -1 एफ ई नॉट 3 प्लस 2 टाइम्स -1 एफ ई नॉट 2 एंड -2 एफ ई नॉट 1, ठीक है। इस तरीके से ये आ रहा है। सो अगर मैं इसको लिखूंगा ई नॉट 3 प्लस 2 ई नॉट 2 इज इक्वल टू 2 ई नॉट 1, ऐसा दिख रहा है ये। तो मेरा ई नॉट 3 का आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ई नॉट 1 माइनस ई नॉट 2। अब ई नॉट 1 और ई नॉट 2 मुझे दिए हुए हैं, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन से मैच करता है ये? 0.38, सी ऑप्शन से मेरा मैच करने लग रहा है ये। ये मेरा आंसर है। तो बट ये कैसा है कि मतलब लंबा लगा क्वेश्चन मुझे, मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, तरीका भी समझा दूंगा, बट अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता, पेपर लिख रहा होता, तो ये क्वेश्चन मैं देख के छोड़ देता, एक इस पे आधा मिनट निकालता और उसके बाद मैं छोड़ देता कि यार इसको बाद में करेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा मेरे को कैलकुलेशन करने में। तो अगर बाद में मेरे पास टाइम बचेगा तो ही मैं ऐसे क्वेश्चन पे टाइम लगाऊंगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ऐसा नहीं कि आता है तो बस लग गए उसके अंदर। हमको इजी क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी समझदारी दिखानी होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि अगर हमें मतलब किसी सेल का मतलब किसी दो रिएक्शन का ई नॉट दिया हुआ है और उससे जोड़ तोड़ करके हम तीसरा रिएक्शन बना सकते हैं,
तो हम उस तीसरे रिएक्शन का ई नॉट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक मेन इसका लर्निंग था। ठीक है, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन था। एक और एप्लीकेशन मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन काफी काम आता है। डिटरमाइन KSP ऑफ insoluble salt। ठीक है, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज relationship between E naught of metal ion या metal soluble salt, metal insoluble salt and KSP of insoluble salt। इनके बीच का रिलेशनशिप हम लोग देख पाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ हाफ सेल बताए थे, तो उसमें हम लोगों ने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल लिखे थे। तो मान लो मैं आपको ई नॉट एजी प्लस एजी दिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको दिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ दैट दिस इज 0.8 वोल्ट्स। तो ये कौन सा हो गया? दिस इज मेटल आयन, या फिर आप बोल दोगे मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का SRP, है ना। और अगर यही चीज मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी अलग रहती है। ये 0.22 वोल्ट्स है। ठीक है, ये किसका रहेगा? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस। अच्छा, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना। मैं इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, इसको आप, ये जो पहला वाला इसका इक्वेशन क्या होगा? Ag प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Ag सॉलिड। ठीक है, ये पहले वाले का इक्वेशन होगा। ये दूसरे वाले का इक्वेशन क्या होता था? AgCl solid plus electron is going to give you Ag solid plus Cl minus aqueous, है ना। ये दिख रहा है। एंड KSP ऑफ insoluble salt, इसका इक्वेशन क्या होगा? AgCl solid is giving Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, राइट। ये मेरा तीसरा इक्वेशन होता था ना KSP का। KSP का ऐसे लिखते थे ना अपन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो KSP होगा। तो अब इनके बीच में देखो रिलेशनशिप कुछ बैठ रहा है क्या? 1 2 3 के बीच में जरा देख के बताओ मुझे। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन के बीच में कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है? अगर मैं पहले और तीसरे को ऐड कर दूं तो क्या दूसरा बन रहा है?
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? The second reaction is the sum of the third and the first reaction. ठीक है, ये चीज आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिस करी है ना पहले? ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो कि किस तरीके से ऐसे रिएक्शंस को ऐड करा जाता है? हम्म, बताओ जरा। 2 और 3 में प्रोडक्ट साइड नहीं ऐड होगी ना? नहीं हो जाएगी ना, जैसे आप 1 और 3 को ऐड करो, ये 1 है और ये 3 है, इनको आप ऐड करो तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये Ag प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस AgCl सॉलिड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, तो ये Ag प्लस कट गया। ठीक है, तो क्या आपको ये सेकंड रिएक्शन नहीं दिख रही? सेकंड रिएक्शन यही तो लिखी है। अभी समझ में आया? हम्म, नहीं समझ गया। सो अब यहाँ पर आप मुझे एक सवाल बताओ ना, कि आपने ये थर्मोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिस किया था कि नहीं किया था? ये जो तरीका है रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला, आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा है ना? ठीक है, तो वही मुझे थोड़ा सा समझना था, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं थोड़ा डिटेल में उसको बताता, बट ठीक है चलो ओके। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी नॉट टू कैन बी रिटन एज डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट थ्री, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना? अब ये जो रिएक्शंस है इनके लिए कैसा कैसा दिया हुआ है, देखो, जो डेल्टा जी नॉट टू है, ठीक है, उसके लिए ई नॉट दिया हुआ है, तो मैं उसके लिए लिख सकता हूँ माइनस एन एफ ई नॉट टू, और 1 के लिए भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसके लिए ई नॉट दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ माइनस एन एफ ई नॉट वन। और जो तीसरा वाला रिएक्शन है, तीसरा वाले रिएक्शन में तो क्या है, आपको के एस पी दिया हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट को मैं माइनस आर टी लॉन के लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिल गया, दैट ई नॉट टू इज इक्वल टू ई नॉट वन प्लस आर टी बाई एन एफ
लॉन KSP, ठीक है। यानी कि ई नॉट ऑफ AgClAg जो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट रहता है इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Ag प्लस Ag मेटल मेटल आयन का जो रहेगा प्लस RT/NF लॉन KSP। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा। कोई भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होगा उसका मेटल मेटल आयन के साथ में कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो मैं इसको अब यूज करके यूज कर सकता हूँ। KSP किसका? KSP ऑफ जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है लाइक AgCl का, ठीक है। सिमिलरली अगर कल को मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि AgBr Ag, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट चेंज कर देता हूँ उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी ई नॉट Ag प्लस Ag जो भी मेटल मेटल आयन का SRP है प्लस RT/NF लॉन KSP। KSP किसका? ऑफ AgBr। इस तरीके से आप किसी भी मेटल मेटल आयन का और उसके मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको पूछूंगा ई नॉट ऑफ PbCl2Pb विल बी क्या होगा, तो आप बोलोगे मेटल मेटल आयन Pb2 प्लस से Pb का प्लस RT/NF लॉन KSP। KSP किसका? PbCl2 का, ठीक है। इसमें एक कैच क्या होगा, n का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो n के वैल्यू थे वो 1 है। कैसे पता है n के वैल्यू 1 है, क्योंकि आपको इनके रिएक्शंस दिख रहे हैं ना, इनके रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना ऊपर नीचे, और यहाँ पर Pb वाले के केस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे क्योंकि Pb +2 से 0 में जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ रहे हैं अभी? Yes, sir. ठीक है। ऑल राइट, सो या आई थिंक दिस शुड बी गुड कि किस तरीके से हम लोग मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स को लिखते हैं, ठीक है। अब चाहिए तो मैं उसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी ढूंढ के देता हूँ। एग्जैक्टली इसके ऊपर बेस्ड, रुको चलो देखने दो, थोड़ा ऊपर से देखते हैं। ये वाला तो हमने अभी कर लिया था। इसमें नहीं रहेगा। यहाँ पर इसमें भी नहीं लग रहा है। जिसमें डायरेक्टली यूज हो रहा हो ऐसा कोई एक मैं एग्जांपल देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
जिसमें ये डायरेक्टली यूज होता हुआ दिख रहा हो। नहीं, ऊपर वाली एक्सरसाइज में देखते हैं। नहीं, यहाँ पे भी नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। इंजीनियरिंग में तो काफी बुकलेट में रहता है, ये काफी कॉमन सा है। ठीक है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी है। पता नहीं, यहाँ पर अभी इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया है अभी तक। ठीक है, हो सकता है बन जाए। तो ये इससे आपको केएसपी निकाला जाता है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो यही तरीका होता है जिससे केएसपी निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली भी। क्योंकि जब आप जैसे एजीसीएल को पानी में डालते हो, ठीक है, तो इससे जो एजी प्लस आयंस या फिर सीएल माइनस आयंस आते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं। तो वो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस को हम लोग कैसे मेजर कर पाते हैं, उसमें एक्चुअली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, उसमें एक्चुअली इनसे ज़्यादा हेल्प आती है। ठीक है, ऑल राइट। अब आप ऑब्जर्व करना इसमें और कैसा पॉसिबिलिटी रहेगा एप्लीकेशन का। ठीक है, एक्चुअली इतना ही एप्लीकेशन है अभी इसका, फिर बाकी नर्स इक्वेशन पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, उसी के ऊपर मैं आपको और क्वेश्चंस कराना चाहूँगा। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने देख लिए। ये वाले क्वेश्चंस भी देख लिए। ये भी ठीक है, ये भी देख लिया है। ओके, 42 वाला बताओ। ठीक है, 42 वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उसके ऊपर बेस्ड है।
ऑलराइट, क्या आंसर आ रहा है? राइट, तो इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि एनोड पर एल्यूमिनियम होना चाहिए और कैथोड पर सिल्वर होना चाहिए। राइट, सो 0.8 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 2.46। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1.66। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलो, वेरी गुड। ठीक है। 39 का आंसर क्या होगा? 39 का बताओ। Maximum electrical work obtained from cell would be? डेल्टा जी हो जाएगा, और डेल्टा जी कितना होगा? -NFE, और डैनियल सेल में n का वैल्यू 2 होता है ना? डैनियल सेल का वैल्यू, डैनियल सेल कौन सा था? जिंक कॉपर वाला था ना, तो उसमें n का वैल्यू 2 आता है ना। Yes. तो क्या आंसर बैठ रहा है आपका फिर? n इंटू एफ इंटू ई, n का वैल्यू 2, f का वैल्यू 96500, और e आपको दिया हुआ है, तो ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। समझ में आया अंजलि? आपने कहाँ पे गड़बड़ करी? कैलकुलेशन। n का वैल्यू 1 ले लिया। हाँ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ध्यान से एक एक टर्म को ध्यान से देख के करो। ठीक है, अच्छा, देन इसमें अब आप देखो, कौन सा और करा सकते हैं? 32 वाला करके बताओ, चलो। 32 वाला।
राइट। इसमें कैसा होगा, m जो है वो m प्लस में जाएगा और x माइनस जो है वो x में आएगा, तो a भी गलत हो गया और b भी गलत हो गया। m जो है वो m प्लस में जाना चाहिए एंड x माइनस x में जाना चाहिए, और फिर ई सेल आप निकाल लोगे एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। सो उसमें क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पर आपको क्या ये दोनों एस आर पी दिए हुए हैं, ये भी एस आर पी है और दूसरा भी एस आर पी है, दोनों एस आर पी है। एंड तो इसमें चारों में से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसमें एस आर पी कैथोड हो जाएगा 0.33 माइनस एस आर पी एनोड तो माइनस 0.44, तो माइनस 0.11 आ रहा है ये तो। इसमें या तो कहीं पे टाइपिंग एरर हुआ है, देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस 0.44 होना चाहिए था, तभी तो ये एनोड की तरह बिहेव करता, वरना ये कैथोड में नहीं चला जाता। ठीक है, तो ये आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, ये माइनस 0.44 होगा, तो फिर आपका सी ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, इन्होंने डेटा ही सही नहीं दिया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन दिखवाते हैं आपसे। ये तो हमने देख लिया था। ये 25 वाला करके दिखाओ जरा, 25 वाला देखो ये कितना आ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है रिएक्शन का, और उसके जो हाफ सेल्स हैं उनके एसआरपी एक दिया हुआ, एक पूछा जा रहा है। जरा देख के बताओ क्या होगा इसमें कैलकुलेशन। ट्वेंटी फाइव वाले में
क्या आया आंसर? इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? लॉग के वाला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा और यू कैन से ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय 2 लॉग के, है ना? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय n इंटू लॉग के। ठीक है, इसको अब लगभग 0.06 कर लो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए। k का वैल्यू 10 की पावर 8 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे आप देख रहे हो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिलेशन होगा, है ना? सो यहाँ पर आपका n का वैल्यू 2 आ जाएगा। और ई नॉट सेल क्या होगा? एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड, राइट? सो ये कितना हो जाएगा? 0.06 बाय 2 इंटू 8। एंड यहाँ पर कैथोड एनोड कौन सा होगा? आयरन का रिडक्शन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा? कैथोड। और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो होगा एनोड। तो कैथोड वाला आपको निकालना है और एनोड वाला आपको दिया हुआ है कितना? 0.54, है ना? तो इससे अब आप आंसर निकालोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.24 प्लस 0.54 कितना हो जाएगा? 0.78 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है? सी ऑप्शन से। समझ में आया? ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें क्या है, मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज का अच्छा सा रिवीजन करो। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है ये, तो इसमें ये सब चीज़ों का आपको जब तक बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आदत नहीं बैठेगी। ठीक है, तो ये आपका ऐसा 25th क्वेश्चन हो गया। इसको मैं या तो यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेता हूँ, रुको। ठीक है, अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन और ट्राई करो। कहाँ गया? ओके, ये 11th वाला कर लो, चलो ये 11th वाला करके बताओ।
चाहिए तो स्निप कर लेते हैं। ये करके बताओ। सिंपल है, काफी सिंपल है। क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या है? गोल्ड है, तो 1.5, और एनोड पर टिन है, तो 0.15। तो ये आ गया 1.35 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे डेल्टा G नॉट पूछ लेता, तो आपका आंसर होता माइनस NF E नॉट। तो इसमें जरा N का वैल्यू सोच के बताओ मुझे कितना आंसर होता। इसमें N का वैल्यू क्या रहता? कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे होते हैं ये रिएक्शन को लिखने के चक्कर में? आया समझ में? क्या आएगा N का वैल्यू? यहाँ पर आप देखो ना, ये कैसे निकालेंगे। ये जो है SN वो +2 से +4 जा रहा है, ठीक है। और गोल्ड जो है वो +3 से 0 में जा रहा है, राइट। अब मैं इनको कैसे बनाऊंगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे ना।
3SN2 plus 2Au3 plus 6 electrons is giving 3SN4 plus 2Au plus 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो इसके लिए मेरा आंसर यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया कैसे करा? यस सर। ठीक है, सो ये थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देता हूँ इसमें से जो आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, फिर हम इसके आगे अब अगली क्लास में नर्स्ड इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक है, नर्स्ड इक्वेशन क्या होगा, उसमें अपन लोग नोटिस करेंगे अभी तक अपन ने जितने भी कैलकुलेशन करे उसमें सब में स्टैंडर्ड डेटा यूज किया। ठीक है, बट मान लो अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है सेल, तो फिर कैसा करेंगे? ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे 26 वाला एग्जांपल देखो। इसमें क्या हो गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं बचा। तो अब इसके साथ में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, पर ये स्टैंडर्ड स्टेट वाला अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि अच्छे से हो रहा है स्टैंडर्ड स्टेट वाला, तो फिर मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड स्टेट वाले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसमें बोलूंगा ट्राई करने के लिए होमवर्क के तौर पर। ठीक है, आज जब मैं इसका क्लास नोट्स भेजूंगा आप लोगों को, तो क्लास नोट्स के साथ में मैं थोड़े क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि आप बुकलेट में से कौन से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। वो प्लीज ट्राई करना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस लर्निंग के ऊपर ही आगे बढ़ पाए। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही है। कुछ डाउट्स वगैरह हैं आपको? हाँ, वही मैंने अभी, क्योंकि 3 दिन का गैप आ जाएगा ना, तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा तो थोड़ा टच रहेगा आप लोगों का साथ में। राइट, ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर क्लोज करें। यस। ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइज।